इतना अत्याचार तो शायद 70 की दशक या 80 के दशक की किसी हिंदी फिल्म में भी नहीं होता होगा जितना इस परिवार के साथ हुआ है कल रात। आप जानते हैं दोस्तों, मैं 12 दिन अस्पताल में था क्योंकि मैं कोरोना से पीड़ित था। अब भी यह कार्यक्रम मैं अपने बिस्तर से कर रहा हूं और मुझे मेरे डॉक्टर्स ने यह सलाह दी है कि आप 7 या 8 अक्टूबर तक आराम कीजिए। मगर हाथरस की गुड़िया के परिवार के साथ कल जो हुआ है देर रात, उसके सामने आपका और हमारा दर्द कुछ नहीं है। उस मासूम के साथ उन 4 दबंग युवकों ने जो किया, कथित बलात्कार और बाद में उनकी हत्या, वो तमाम चीजें एक तरफ हैं, मगर गुड़िया की मौत के बाद भी उसकी गरिमा को छलनी करने का काम योगी सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। उसके परिवार की मर्जी के बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज मैं आपके सामने 4 वीडियोस और एक तस्वीर पेश करने जा रहा हूं। इस पूरी दास्तान को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कल देर रात उसके पार्थिव शरीर को हाथरस लाया जाता है और परिवार के सुपुर्द नहीं किया जाता। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए, किस तरह से यह पुलिस वाला ज्ञान दे रहा है कि हम रात को ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। इनको इतनी सी भी इन्हें शर्म नहीं है कि हिंदू रीति रिवाज होते हैं, रात को इस तरह से अंतिम संस्कार करना सही है, गलत है? एक सरकार जो हिंदू धर्म की दुहाई देती है, हिंदू धर्म के नाम पर हमारे वोट्स हासिल करती है, किस तरह से, क्या ज्ञान ये पुलिस अफसर दे रहा है इस परिवार को, सुनिए। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ, बोलो। देखिए, तुम्हें सुनने के लिए हम आए हैं। एक बात बताऊँ आपको कि देखो, बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, सबकी ठीक है। बेटी है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप देखा आपने, अंत में एक शख्स ने पूछ लिया कि हम जानते हैं आप पर पुलिस का, आप पर राजनीतिक दबाव है। क्या पुलिस इस बात से इनकार कर सकती है? अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इसलिए जरूरी आपके सामने हो जाता है क्योंकि इस वीडियो में आप पीछे उस गुड़िया की मां की आवाज सुनेंगे। वो गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी की लाश मेरे सुपुर्द कर दो, मगर यहां पुलिस उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। सुनिए। बिटिया का देखो, पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का अपना एक टाइम होता है, उसका विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हठ धर्मिता करके नहीं साहब, मैं तो यही करूंगा सर। टाइम यही हो गया। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल सर, हम देखो भैया सुनो, एक मिनट, बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। मैं नहीं जानता कि मुझे हाथरस की इस गुड़िया के परिवार की पहचान को सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मगर शायद शालीनता के चलते मैं उनकी मां की पहचान आपके सामने जाहिर नहीं करूंगा। अब मैं गुड़िया की मां की आवाज आपको सुनाना चाहूंगा। उसकी हृदय विदारक रुदाली सुनाना चाहूंगा। वो कह रही है कि रीति रिवाज के हिसाब से मुझे कम से कम उसे हल्दी तो लगाने देते। सुनिए वो मां क्या कह रही है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। और प्रशासन की हठ धर्मिता देखिए, वो ये दावा कर रहा है कि परिवार की रजामंदी से अंतिम संस्कार हुआ, जबकि मां की हकीकत अभी अभी मैं आपको सुनवा चुका हूं। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं।
आपने सोचा होगा इस मां के कितने सपने रहे होंगे अपनी बेटी को लेकर। वो सामान्य हालात में भी अपनी बेटी को हल्दी लगाकर किसी ना किसी दिन विदा करना चाहती होगी, मगर आज जब उसकी विदाई हो गई परिवार की मर्जी के खिलाफ, तब भी वो हल्दी नहीं लगा पाई। और अब आप ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसके पास परिवार को फटकने नहीं दिया गया। कितना बदनसीब है ये परिवार को फटकने तक नहीं दिया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, ये जो तमाम वीडियोस मैं आपके सामने ला रहा हूं टेलीविजन पत्रकार तनुश्री पांडे के ट्विटर हैंडल से ला रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी बिस्तर में हूं और जाहिर सी बात है मैं हाथरस जा नहीं सकता हूं। और तनुश्री पांडे ने एक बेहतरीन काम किया है आपके सामने हकीकत लाने का। कुछ गिने चुने पत्रकार रह गए हैं हमारे बीच जो आज आपके सामने इस हकीकत को ला रहे हैं। तनुश्री पांडे ने जब पुलिस ने जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार किया तो पुलिस से सवाल किए, पुलिस ने उस वक्त किस तरह का रवैया अपनाया, आप खुद देखिए। आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ, चल क्या रहा है आपके सामने, थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े, बस यहाँ मैं पर। आगे नहीं बढ़ रही हूँ आप सर, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो I told you right? या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। और जानते हैं दोस्तों, सबसे दुख की बात यह कि पुलिस लगातार झूठ बोलती रही। हाथरस पुलिस का बयान इस वक्त आपके स्क्रीन पर। थाना चंदपा क्षेत्रांतर्गत घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृतका का शव गांव पहुंच गया है तथा परिवारजनों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह हाथरस पुलिस का बयान है कि परिवारजनों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं हाथरस पुलिस से कहा जाता हूं, परिवार कहां गया? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने परिवार के साथ इस कदर ज्यादती क्यों की? यह हकीकत है आपकी। और बात वहां नहीं रुकती है। पुलिस इस मामले में दोस्तों लगातार फंसती जा रही है, लगातार गलत बयानी कर रही है। आपने देखा हाथरस पुलिस ने किस कदर झूठ बोला, गलत बयानी की। अब मैं आपको बयान देता हूं, क्योंकि खबरें इस तरह से आ रही थीं कि उस लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसकी जीभ काटी गई, ये भी कहा गया कि आंख फोड़ी गई। अब हाथरस पुलिस का ये बयान देखिए, इसमें हाथरस पुलिस खुद फंस जाती है। हाथरस पुलिस कहती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से असत्य खबर सार्वजनिक रूप से फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा क्षेत्रांतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में मृतका की जीभ काटी गई, आंख फोड़ी गई तथा रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी। हाथरस पुलिस इस असत्य एवं भ्रामक खबर का खंडन करती है। मगर इसके अंदर जब आप हाथरस पुलिस के पूरे बयान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि पुलिस किस कदर हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके बयान में यह बात सामने आती है कि उसकी जीभ भी कटी और उसकी रीढ़ को भी नुकसान पहुंचा। पढ़ के सुनाना चाहता हूं अब मैं आपको। हाथरस पुलिस इस असत्य एवं भ्रामक खबर का खंडन करती है, जबकि सच्चाई यह है कि मेडिकल रिपोर्ट से जीभ काटने और आंख फोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है। रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी नहीं गई, बल्कि गला दबाने के कारण रीढ़ की हड्डी ठीक से काम नहीं कर रही थी तथा गर्दन दबाने से दांतों के बीच जीभ आ जाने
के कारण चोट का निशान है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी जीभ को भी चोट पहुंची, उसकी रीढ़ को भी, हड्डी को भी चोट पहुंची। अब पुलिस यहां के बजाय इस तरह से कान पकड़ने की कोशिश कर रही है। जीभ कटी हुई, खून की उल्टी होती गई और सारे कपड़े खराब हो गए लड़की के। इनकी हड्डी टूटी थी मेरी लड़की के। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं योगी सरकार से। क्या पुलिस पर कार्रवाई होगी? क्या जवाबदेह बनाया जाएगा प्रशासन को? जिन दबंगों ने, जिन अगड़ी जाति के युवकों ने उस दलित लड़की के साथ अत्याचार किया, उसके साथ जो इंसाफ होगा सो होगा। मगर यह मामला साफ तौर पर प्रशासन द्वारा, पूरे सरकार द्वारा एक परिवार के साथ ज्यादती की एक मिसाल है। आज मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कहां है स्मृति ईरानी? बताइए स्मृति जी, आप तमाम मुद्दों पे खामोश रहती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पर आपकी जुबान नहीं खुलती, चिन्मय आनंद पर आपकी जुबान नहीं खुलती। इसके अलावा जब साक्षी महाराज राम रहीम जैसे बलात्कारी को डिफेंड करते हैं, उसकी आपकी जुबान नहीं खुलती। इस मुद्दे पर आपकी जुबान नहीं खुलती। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह, जिन्होंने अपनी बेटी की अस्मिता की रक्षा की थी जब बीएसपी के समर्थकों ने उन पर हमला किया था, वो पूरी तरह से खामोश है। पिछले 3 साल से इनकी जुबान नहीं खुली। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों की, पूरी तरह से खामोश है। आप कल्पना कर सकते हैं कि निर्भया के दौरान इस तरह से परिवार को टारगेट किया जाता, निर्भया के दौरान इस तरह से मामले को दबाया जाता। निर्भया के दौरान आप और हम सारे पत्रकार इंडिया गेट पर थे, दिल्ली पुलिस के वाटर कैनन्स खा रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों के साथ थे। उस वक्त प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि आप और हम सब जानते थे कि हम निर्भया की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं, इस देश की महिला की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर आज क्या हो रहा है? आज सुशांत सिंह राजपूत जैसे मुद्दे पर, बेवजह के मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाया जा चुका है। आज भी जब हम इस हाथरस की गुड़िया के मुद्दे को देख रहे हैं, जो जातीय नजरों से देख रहे हैं, आज भी कुछ लोगों का खून नहीं खौल रहा है। आज भी कुछ लोग खामोश बने हुए हैं क्योंकि उसे पूरी तरह से जातीय नजरों से देख रहे हैं। आज भी इसे घोर जातीय मानसिकता का परिणाम नहीं माना जा रहा है। मायावती ये बयान देती हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कार्रवाई करने की मांग करती हैं, मगर बहुत दुख की बात है कि जिस आक्रोश से मायावती ने गैर भाजपा राज्यों के खिलाफ बयान दिया था, यहां पूरी तरह से खामोश दिखाई देती हैं। यहां पर इनका आक्रोश नहीं दिखाई देता है। मैं हतप्रभ हूं मायावती जी। मैं हैरत में इसलिए हूं कि जब आप 5 साल मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, मेरा मानना था ये उस वक्त उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम काल था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। मगर आपने अब क्या कर दिया? अब कहां गया आपका शौर्य? कहां गया दलितों के लिए आपकी चिंता? यह अपने आप में बहुत ज्यादा दुखद करने वाला मुद्दा है। आप जानते हैं, हाथरस की गुड़िया के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशासन ने 21 सितंबर तक इसे एक जघन्य अपराध मानने से इनकार कर दिया था। मैं आपके सामने डीएम हाथरस का यह बयान पेश करना चाहता हूं। डीएम हाथरस, आपके सामने ये जो स्क्रीनशॉट है, इसमें महज आपसी रंजिश और मुकदमेबाजी का नतीजा मान रहे। ये उनका पहला बयान है इस मुद्दे पर। यही नहीं दोस्तों, आगरा पुलिस जो इस मुद्दे को जघन्य अपराध मान रहे थे, उसे धमकाने का काम कर रहे थे। आपके सामने बयान, आज दिनांक 24/9/2020 को जनपद आगरा में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ बताई जा रही सामूहिक बलात्कार की घटना न तो किसी भी थाने में पंजीकृत हुई है और न ही आगरा पुलिस के संज्ञान में है। कृपया भ्रामक खबर ना फैलाएं। और ये हैं शिशिर, एक IAS ऑफिसर हैं जो कि सलाहकार हैं योगी के, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। इस बयान में देखिए, ये पत्रकारों को धमका रहे हैं। पढ़िए, फेक न्यूज के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अभी तक 105 FIR पंजीकृत कराई गई है और विभिन्न जनपदों में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अपना काम करने के बजाय यहां पर ये जो शिशिर जी हैं, जो कि सलाहकार हैं योगी सरकार में, पत्रकारों को धमका रहे हैं, धमकी ये दे रहे हैं कि फेक न्यूज में हम लोगों को जेल के अंदर कर चुके हैं। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से कि इस मुद्दे को बलात्कार से जोड़ने से आप लोग कतरा क्यों रहे हैं? इस तरह से लगातार शुरू से आपने इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अगर आपने गंभीरता से लिया होता तो गुड़िया की जान बच सकती थी, और उसकी जान नहीं बची। बात वहां नहीं थमी। परिवार के लिए नर्क का सिलसिला उसके बाद मानो जारी रहा। उसके बाद भी उसके साथ अत्याचार जारी रहा, और कल रात जो हुआ, इस खराब गले के साथ भी मैं आपके सामने उतरा हूं, क्योंकि मेरी तकलीफ कुछ नहीं है उस मासूम के सामने, उस परिवार के सामने। वो परिवार, आप सोचिए, वो परिवार किस तरह की जिंदगी जीने वाला है। बेटी के साथ एक जघन्य अपराध हुआ सो हुआ, मगर आखिरी लम्हों में भी उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं, 2017 का बयान है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। बता रहे हैं यूपी में बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मानो योगी सरकार को आज से 3 साल पहले उन्होंने ये नसीहत दी थी। बयान सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। 3 साल पहले का बयान। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है प्रधानमंत्री का दिया गया निर्भया के मामले में बयान। यह बयान दोस्तों उन्होंने दिया था निर्भया के मामले में 2012 में, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। महिला सम्मान, महिला सुरक्षा को लेकर न जाने कितने वायदे किए गए थे, सब धराशायी हो गए। दोस्तों, इसने हमें, इस सरकार ने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने हमें वादा किया कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। महिला सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, मगर महिलाओं के साथ अत्याचार करने का एक वैधानिक जरिया ढूंढ लिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उस पार्टी में बना रहा, उसने उस पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। स्वामी चिन्मयानंद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ बच्चियों पर अत्याचार किया। ढेरों आपको ऐसी मिसालें सामने उभर कर आएंगी। साक्षी महाराज जो अभी भी सांसद हैं, एक बलात्कारी को डिफेंड करते हैं, और ये कोई छुटभइये नेता नहीं है, ये तमाम लोग पार्टी के सम्मानित सांसद हैं। यह हकीकत इस देश की है, यह हकीकत इस पॉलिटिकल पार्टी की है। और आप जो इस देश की ब्रेन वॉश्ड जनता हैं, कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, हाथरस की गुड़िया आपकी जाति से होती, मेरी तरह ब्राह्मण होती, किसी की तरह क्षत्रिय होती, किसी की तरह बनिया होती, तब क्या होता? और ऐसा नहीं है, पुलिस के दमन के सामने कोई जाति नहीं टिकती दोस्तों। लखनऊ का विवेक तिवारी याद है, पुलिस ने बेरहमी से गोली मार दी थी, उसे इंसाफ मिला। उसे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह याद है, परिवार को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। उल्टा शिखर अग्रवाल जैसे आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया था। यह हकीकत है तुम्हारे देश की, यह हकीकत है मेरे देश की। मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं तो शायद अंधे कुएं में चिल्लाने का काम कर रहा हूं, और इसके अलावा कुछ नहीं।